मतलब एक बॉम्ब है जो अभी टिक टिक कर रहा है, ये चाह रहे वो बॉम्ब फट जाए। तो हम लोगों को खदेड़ा गया, पीटा गया, दौड़ा दौड़ा के मारा गया और सबको बस में डाल के पूरी दिल्ली 4 घंटे तक घुमाई गई। 2025 आज आप कहेंगे राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो ये अधिकार कब का खत्म हो गया? डिजिटल इंडिया के नाम पे बिल्कुल आपको कह सकती हूँ मैं गाली हूँ। जब उनके पास पेन नहीं है, जो पेन है वो 20 पैसे 25 पैसे का पेन दे रहे हो जो लिखाता नहीं है। अगर वो रफ शीट मांग रहे हैं मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, रफ शीट उनके पास नहीं है। वो ऐसे कंप्यूटर्स है जिनके माउस वर्किंग नहीं है, सारा सेकेंड हैंड माल इन्होंने ले रखा है। स्टूडेंट्स सालों मेहनत करते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कहीं का सेंटर बंद मिलता है, कहीं पेन और पेपर तक ठीक तरह से नहीं मिल पाते हैं, तो कहीं माउस नहीं काम कर रहा है। अब इन सारे सवालों को लेकर जब वो सरकार के पास जाते हैं तो उनके ऊपर चलती हैं लाठियाँ। इन सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी नहीं है। इस प्रदर्शन में छात्र और शिक्षक दोनों एक साथ सड़कों पर उतरे और दोनों पर ही पुलिस ने लाठियां चलाई, उनके साथ बदसलूकी की। आज हम खड़े हैं नीतू मैम के साथ जिन्होंने उस मंजर को देखा है। तो मैम, सबसे पहले आप यही बताइए कि क्या वो मंजर था, उस बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। मैम, ये 2013 में भी लड़ाई लड़ी गई थी, 2014 में भी लड़ी गई थी, 2017 में भी लड़ी गई थी। उस समय सारे बच्चे साथ में आके लड़े थे और उस समय हमें रिलीफ भी मिला। लेकिन अभी है 2025। आज आप कहेंगे राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो ये अधिकार कब का खत्म हो गया शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। इसीलिए आज जब हम सिर्फ 30-40 शिक्षक आगे बढ़े और उनमें से हमने सिर्फ ये मांगा कि हमें सिर्फ 4 लोगों को मिलने का मौका दे दिया जाए डीओपीटी मिनिस्टर से, जिनके पास हम समस्या रख सके कि क्या समस्या हुई है, तो हम लोगों को खदेड़ा गया, पीटा गया, दौड़ा दौड़ा के मारा गया और सबको बस में डाल के पूरी दिल्ली 4 घंटे तक घुमाई गई। फिर हमें ले जाया गया नजफगढ़ पुलिस स्टेशन, वहाँ पे रखा गया 4.5 घंटे और उसके बाद रात को 8:30 पौने 9 बजे हमें छोड़ा गया है। उसके बाद हम घर 10:30 तक पहुँचे हैं और ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि हम एक विज्ञप्ति देना चाह रहे थे अपने मिनिस्टर को। और अगर आंदोलन होता ये, तो आंदोलन मैम 25-30 लोगों का नहीं होता है। हम लोगों ने आंदोलन किया 2013-14 में। हमें अच्छे से पता है जब 20 बच्चे बचते हैं ना तो खदेड़ के पुलिस तुरंत हटा देती है। तो हम आंदोलन करने के लिए नहीं आए थे। अगर आंदोलन करने आते तो हमारे साथ कम से कम 50,000 बच्चे होते। हमारा तो सिर्फ प्रार्थना था सरकार को कि आपको बता दूं कि क्या चल रहा है आपके नाक के नीचे एसएससी में, वो हम बताने गए थे। छात्र कह रहे थे ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया? इनफैक्ट छात्रों का प्रदर्शन ही नहीं था। ये जो प्रदर्शन था ये प्रदर्शन ही नहीं था। ये अगर हम प्रदर्शन करने जाते तो हम मीडिया हाउसेस को बता के जाते। हमने किसी मीडिया हाउस को लेके तो हम गए ही नहीं थे। वहाँ पे हम लोग का सिर्फ था कि हम लोग डीओपीटी मिनिस्ट्री में सिर्फ जाके 3 से 4 शिक्षक विज्ञप्ति दे सके कि छात्रों को जो आज के डेट में डिजिटल इंडिया कहा जा रहा है, उस समय उनको एक प्रॉपर लैब, एक माउस, एक प्रॉपर कंप्यूटर अवेलेबल नहीं हो रहा है एग्जाम देने के लिए और एडिक्वेटी के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो एग्जाम कंडक्ट कर सके। सिलेक्शन फेज का जो एग्जाम है उसमें 3-3.5 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं, उसमें ऐसा हंगामा हुआ पड़ा है, इतनी प्रॉब्लम्स हुए पड़े हैं। और जब एग्जाम 36-37 लाख बच्चे देंगे जो एसएससी सीजीएल का देने वाले हैं, तो फिर वो कैसे मैनेज करेंगे जब 10 गुना भीड़ हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में सिर्फ ये प्रॉब्लम को लेकर ही हम बताने गए थे, क्योंकि एसएससी के जो चीफ है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, डीओपीटी देखेगा। जैसा कि आपने कहा कि पेन और पेपर तक भी ठीक से अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है, तो और कुछ छात्रों से ये भी सुना हमने कि वहाँ बाउंसर्स खड़े थे गेट के बाहर, तो क्या आपको लगता है ये सब जानकर किया गया कि उन्हें पता था बच्चे विरोध करेंगे इसका, तो उन्होंने वहाँ बाउंसर्स ऑलरेडी खड़े कर दिए कि उनके पास पेन और पेपर तो है नहीं? देखिए, सबसे पहले जब छात्र 3-4 साल तक तैयारी कर रहा होता है तो वो ये कोशिश करता है कि भाई हम 1 घंटा में हमें कोई ऐसा डिस्टर्बेंस ना हो और हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके।
वो परफॉर्मेंस क्या दे पाएंगे जब उनके पास पेन नहीं है? जो पेन है वो 20 पैसे 25 पैसे का पेन दे रहे हो जो लिखाता नहीं है। अगर वो रफ शीट मांग रहे हैं मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, रफ शीट उनके पास नहीं है। वो ऐसे कंप्यूटर्स है जिनके माउस वर्किंग नहीं है, सारा सेकेंड हैंड माल इन्होंने ले रखा है। अगर कंप्यूटर सेंटर्स जो अभी न्यूली एस्टैब्लिश्ड है उसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि कंप्यूटर खराब है, स्क्रीन ब्लैंक हो जा रहा है, सर्वर नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, और उसके बाद बच्चे जब देखते हैं कि हमारे 4 साल का मेहनत इस तरह से पानी में जा रहा है कि स्क्रीन पे टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन माउस काम नहीं कर रहा है, तो वो जब हल्ला करते हैं तो वहाँ बाउंसर्स भी हैं जो उनको पीटते हैं। सरकारी नौकरियां हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हम हर जगह यही सुनते हैं कि आजकल नौकरियां नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है ये वजह हो सकती है कि सरकार इतनी आवाज़ उठाने के बाद भी इस बात को नज़रअंदाज कर रही है? देखिए, हमारा कहना है कि एक तो सरकारी नौकरियां बिल्कुल कम हो रही है प्राइवेटाइजेशन की वजह से। आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो स्टार्टअप कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं इंडिया में वो भी आप जानते हैं अच्छी तरह से। आप कहते हैं कि नहीं हमारे ट्रिलियन इतनी इकोनॉमी बन गए हैं, सबसे मेन है कि अगर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी आपका है तो 80 करोड़ जनसंख्या क्यों 5 किलो अनाज की भीख पर निर्भर है? ये सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी फिर भी एक गरीब का बच्चा ये सपना देखता है कि हम एक सरकारी नौकरी लेके अपने घर परिवार को कम से कम आरामदायक जिंदगी देंगे। उसके लिए भी वो मेहनत करता है और आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा है। आप जितनी वैकेंसी निकाल रहे हो उसके अंदर ही वो अपना सीट पक्का कर सकता है, लेकिन उसको एक प्रॉपर 1 घंटा में जिस समय उसका एग्जाम देना है उस समय आप एक प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं दे पाओगे। वो कह के कि हाँ हम डिजिटल इंडिया है, हम लोग डिजिटल इंडिया के नाम पे बिल्कुल आपको कह सकती हूँ मैं गाली हूं। अगर आप इंडिया की बात करें तो डिजिटल इंडिया के नाम पर हम लोग गाली है, क्योंकि आप एक माउस एक सर्वर ढंग से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं उस 1 घंटे के एग्जाम में, जिस 1 घंटे में बच्चे को 100 क्वेश्चन करना है और एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। मैम, एसएससी ने ये तो माना है कि 55,000 शिकायतें आई हैं, लेकिन उसका कोई समाधान उन्होंने नहीं दिया, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं बताया। ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है? मैम 55,000 शिकायतें तो वो 3 लाख के अंदर है जो सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ है। अब आप सोच सकते हैं 3 लाख एग्जाम में 55,000 वो बहुत बड़ा संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। और अगर इस संख्या को आप देखें तो कितनी बड़ी संख्या होगी जब सीजीएल का एग्जाम होगा। मतलब एक बॉम्ब है जो अभी टिक टिक कर रहा है, ये चाह रहे वो बॉम्ब फट जाए। आप नहीं समझते हो, हम लोग बच्चों को बिल्कुल इस धरना प्रदर्शन में इसलिए नहीं बुलाए क्योंकि हमें पता था कि इस प्रदर्शन में अगर वो बच्चे आ जाए, वो 55,000 में से 10,000 बच्चे भी आ जाए तो बवाल मचा देंगे। हंगामा नहीं खड़ा करना है। तभी तो हम लोग जो सम्मानीय शिक्षक है, जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक संविधान के अंतर्गत रह के डिसेंट तरीके से बात रख सकते हैं, जो जिम्मेदार है, घर परिवार के लोग हैं, हम लोग आगे बढ़े थे कि हमें सिर्फ मिलने दे दिया जाए, हम 5 मिनट में सारे प्रॉब्लम्स बता देंगे और एसएससी के जो चीफ है उनके बारे में बता देंगे किस तरह से वो अपने काम को अवॉइड कर रहे हैं और अपने जो उनका जो कार्य क्षेत्र है उसको भी प्रॉपर तरीके से वो निभा नहीं पा रहे हैं काम को, और एडिक्वेटी को वो बचा रहे हैं ये कह के कि नहीं अभी शुरुआत के जो हिकअप्स होते हैं वो है। यार इतना बड़ा कमीशन, आप क्या किसी बच्चे को पैदा करके उसको चलाना सिखाओगे और कहोगे नहीं अभी शुरुआती है? मेरा कहना है कि आप डिजिटल इंडिया के सबसे बड़े कमीशन हो जो हर साल 4.5 करोड़ बच्चों को आप एग्जाम कराते हो, 3-3.5 लाख नौकरियां देते हो, आपको तो बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज नहीं आज से 10 साल पहले तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन आप आज भी प्राइवेट वेंडर्स पर निर्भर हो, और वो भी वेंडर्स ऐसे वेंडर्स पर जिन पर ऐसे इल्जाम भी लगे हुए हैं कि आप प्रॉपर तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते हो, वैसे वेंडर्स पर निर्भर है अभी भी हो। कुछ एडिक्विटी के बारे में मैम बताइए, ये ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड वेंडर है। देखिए ये इनफैक्ट इन पर इल्ज़ाम लगा था, और ब्लैकलिस्टेड है कि नहीं है वो तो कम्प्लीटली पूरा कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन है कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन है। एमपी में जब पेपर आउट हुआ तो इन पर इल्ज़ाम लगा था, और फिर से एग्जाम हुआ तब भी इन्होंने ही करवाया था। दूसरी बात है कि इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कम से कम टीसीएस में ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं थे। टीसीएस के अगेंस्ट भी हम लोग थे, हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे कि वो सेम 10-12 क्वेश्चन गलत कर देते हैं और उसके बाद
इनफैक्ट 2024 में 19 क्वेश्चन गलत थे, और उसके बाद मार्क्स टू ऑल देके आप अच्छे जो बच्चे सेलेक्टेड होने लायक होते हैं उनका भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। आप वेटिंग लिस्ट एसएससी नहीं निकाल रही थी। दूसरी बात है कि क्वेश्चन का लेवल सही नहीं था, सारे 10th के लेके ग्रेजुएशन लेवल सबका क्वेश्चन लेवल सेम था। पेपर बहुत आसान बना के नॉर्मलाइजेशन करके 200 में 240 मार्क्स आ जा रहे थे लोगों के। तो हम इन सब चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अब क्या है कि आप अब कर चश्मा लेने जा रहे हो डॉक्टर के पास और आपके दोनों आंखें फोड़ दे, बस हमारी तो हालत वही हो गई। अब हम पेन पेपर की लड़ाई लड़े। एक और मामला आपको बताना चाहती हूं, एज रेकनिंग का मामला है। 1 अगस्त का डेट है। अगर एसएससी चाहती तो वो, क्योंकि 2024 में बहुत सारी परेशानियां आई, आपने क्वेश्चन गलत किया, आपके गलती के कारण अच्छे बच्चे सेलेक्टेड नहीं हुए हैं, ये बड़े आसानी से उसको 1 जनवरी 2025 कर सकती थी। यहां तक कि डीओपीटी ने परमिशन दे दिया, लेकिन एसएससी क्योंकि अपने घमंड में चूर है कि भाई हमें कोई इंस्ट्रक्ट कैसे कर सकता है, उन्होंने सीधा कहा है कि डीओपीटी का कोई इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा है हम कर सकते हैं लेकिन अभी हम करेंगे नहीं। और इस तरह से 2024 में भी जो मार खाए बच्चे हैं उनको भी मतलब डीओपीटी की तरफ से अलाउड था, फिर भी एसएससी ने उनको 6 महीने का जो ये एज रेकनिंग था, जो फैसिलिटी दी जा सकती थी, वो भी नहीं दी। इनफैक्ट एसएससी हर तरफ से मार रही है, आपका हिम्मत ही टूट जाए, आप कहो भैया मैं ठेला लगा लूं, लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। ये ऐसा सिचुएशन पे एसएससी पहुंचा रही है बच्चों को। यही वजह है, और बेरोजगारी और भी बढ़ सकती है इससे। बेरोजगारी तो है ही मैम, अब हताशा भी है। जो एक उम्मीद थी कि हम गरीब के बच्चे हैं, हम पढ़ के एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, उस उम्मीद को भी तोड़ा जा रहा है और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम के द्वारा तोड़ा जा रहा है। छात्रों के फ्यूचर के साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ है ही है, और साथ ही उनके मेंटल हेल्थ के बारे में शायद सरकार नहीं सोच रही, कोई नहीं सोच रहा है। उनका क्या हाल होगा इस समय मैम बच्चों का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर तोड़ना है, आपकी हिम्मत को तोड़ दो, ठीक है। बस यही चीज़ हो रहा है कि शरीर का जो टूटा होता है वो एक दिन खड़ा भी हो जाता है, जो हिम्मत का टूटा होता है वो नहीं खड़ा हो पाता है। तो हिम्मत को किस तरह से तोड़ा जाता है वो ये सिस्टम बता रही है, वो एसएससी अच्छे से बता रही है कि मैं तुम्हें तोड़ूंगा और जम के तोड़ूंगा और हर जगह तोड़ूंगा, चाहे वो एज के मामले में हो, चाहे सेंटर के मामले में हो, चाहे वैकेंसीज के मामले में हो, या फिर कंप्लीट आपका फ्यूचर के मामले में है। वो तोड़ रही है और सिस्टमैटिक तरीके से तोड़ रही है और अंधी बहरी होकर तोड़ रही है। उनको ना दिख रहा है ना सुनाई पड़ रहा है। ओके, अभी तो ये फेज़ 13 की एग्ज़ाम्स चल रहे थे मैम। सीजीएल के एग्ज़ाम्स जब तक आएंगे और तब तक भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई समाधान नहीं आता है, तो क्या ये प्रदर्शन और बड़ा होने की संभावना है? मैम, यहाँ पे जो जंतर मंतर में बच्चे पहुंचे हैं, हम लोगों ने नहीं बुलाया उसे, वो खुद पहुंच रहे हैं, क्योंकि और बिल्कुल अनसिस्टमैटिक तरीके से, वो कोई सिस्टम के तहत नहीं पहुंच रहे हैं। उनको वहाँ पे कंट्रोल करने वाले या उनको देखने वाले कोई नहीं है। टीचर्स कुछ रैंडमली चले जा रहे हैं, जो पर्सनली उनसे जुड़े हुए वो जा रहे हैं। हमारे तरफ से किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बच्चे पढ़ें। 13 तारीख से एग्जाम है, 13 अगस्त से। अगर सरकार ये भी कह दे कि हम 3 महीने बाद एग्जाम लेंगे, हम थोड़ा पहले कंप्लीट सुधार कर ले, सेंटर्स की ऑडिट करवा ले, जहां जहां आपके लैब से उसको एक बार प्रॉपर चेक करवा ले, और आपका एग्जाम 3 महीना बाद होगा तब भी चलेगा। मैम, अभी सिलेक्शन फेज में 3 लाख बच्चे नहीं संभाल पा रहे हैं, ये 36 लाख बच्चे कैसे संभालेंगे? एक बार मैम मांगे बता दीजिए छात्रों की क्या क्या है? आपको क्या मांगे, कहते हैं ना, अंधा मांगे क्या दो आंखें। छात्रों को बस यही कहना है कि भाई हमें एक ऐसा सेंटर जो हमारे घर के आसपास हो, 600 से लेके 1200 किलोमीटर दूर। आप समझ रहे हो, अंडमान में आपको क्या काले पानी की सजा देनी है क्या? अंडमान भेज रहे हैं बच्चों को, तो कम से कम घर के ही आसपास 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे में सेंटर मिल जाए। सेंटर में कम से कम इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, माउस काम करे प्रॉपर तरीके से, 1 घंटे में वो ठीक से एग्जाम दे पाए। एक वेटिंग लिस्ट लाया जाए जिसमें आप जो बच्चे परेशान हो रहे हैं और जो अगले साल एलिजिबल भी नहीं होंगे, क्योंकि आप एज रेकनिंग भी अलाउ नहीं कर रहे हो, उसके डेट को भी आप एक्सटेंड नहीं कर रहे हो, तो कम से कम वेटिंग लिस्ट ले आया जाए। तो यही सब कुछ कुछ मांगे थी हमारी, और वो मांगे जो थी बहुत बहुत अच्छे बढ़िया मांगे थी। तो हम जो अगला 4 कदम था वो स्टेप चढ़ के हम सीधा छत पर पहुंच जाते और बहुत सिस्टम बेहतर हो जाता। इन्होंने तो पूरी नींव ही हिला दी। Okay, thank you so much, ma'am, for talking with us. Thank you.